चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट। सही मायने में कहूँ तो ये क्लास 12th का पहला छोटा टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े क्लास 12th के सारे बड़े टॉपिक थे, चाहे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हों, करंट कैपेसिटर पढ़ा, ईएमएफ ईएमआई पढ़े, सारे के सारे चैप्टर थोड़े से बड़े थे, काफ़ी टाइम लगाते थे, काफ़ी नंबर ऑफ लेक्चर्स थे। अल्टरनेटिंग करंट अगर देखें तो उन चैप्टर्स के मुकाबले काफ़ी छोटा टॉपिक है। मैं इसकी हल्की सी एक छोटी सी बात और बताऊंगा अल्टरनेटिंग करंट की, कि चैप्टर जो है वो रिलेटिवली, जैसे मैंने कहा कि छोटा तो है ही है, ईजियर साइड में भी है। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ईएमएफ ईएमआई वगैरह के वही एप्लीकेबल भी होंगे। जैसे मैग्नेटिज्म में सारी बातें आपस में रिलेटेड तो होती हैं, तो वैसे रिलेटेड भी रहेंगी। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि चैप्टर काफ़ी आसान रहेगा और छोटा भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वायर है और उस वायर के अंदर करंट जो है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब करंट की डायरेक्शन फिक्स है, करंट बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, इस तरह के करंट को हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। इस तरह के करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट कहेंगे। और हमने अभी तक जितनी पढ़ाई की है वो मोस्टली डायरेक्ट करंट की ही पढ़ाई की है। अगर एक एलसी ऑसिलेशन वाले सवाल को छोड़ दिया जाए तो हमेशा हमारे सारे सवालों के अंदर करंट की डायरेक्शन फिक्स ही रही। बस एक एलसी ऑसिलेशन वाला एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। इसलिए अक्सर बुक्स वगैरह में या फिर इवन बाकी बहुत सारे अच्छे टीचर जो हैं वो एलसी ऑसिलेशन को अल्टरनेटिंग करंट में ही पढ़ाते हैं। मैंने पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि उस एलसी ऑसिलेशन में एल था और सी था, तो एल और सी तो हम लास्ट चैप्टर तक इंट्रोड्यूस कर चुके थे, तो मैंने पढ़ा दिया। तो ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बट एलसी ऑसिलेशन में आपको याद आ रहा होगा करंट बार बार हम डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, और बार अगर डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा था तो ऑब्वियस बात है कि उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं। अदरवाइज अगर देखो तो हमने अब शुरू से लेकर अब तक जितने भी सवाल किए तो करंट की डायरेक्शन फिक्स थी। हाँ, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन करंट की डायरेक्शन तो फिक्स थी, और अगर फिक्स थी तो आप उसे डायरेक्ट करंट कह सकते हो। जैसे याद कीजिए कि अगर आपके पास ये कैपेसिटर है और मैंने इसको किसी रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज किया है। अगर मैंने इसको रेजिस्टेंस के थ्रू अगर चार्ज किया है तो इस पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, अगर आपको याद हो तो करंट जो था वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ करता था। t = 0 पर जो करंट है वो E/R होता था, और उसके बाद लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। क्या करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की क्या? नहीं, तो करंट की डायरेक्शन तो फिक्स है। पूरे रास्ते करंट की डायरेक्शन फिक्स है, पूरे रास्ते करंट सिर्फ यूं जा रहा है। हाँ, भले घट जरूर रहा है लेकिन है तो डायरेक्शन तो फिक्स है, तो आप उसे डायरेक्ट करंट कह सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने किसी इंडक्टर को इस तरह से किसी बैटरी से ज्वाइन कर रखा है, इस केस में अगर किसी को याद हो तो करंट जो था वो इस तरह से वेरी किया था। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई था कि करंट जो था वो इस तरह से वेरी कर रहा था। करंट बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है और फाइनल करंट आपका E/R हो जाया करता था। क्या करंट की डायरेक्शन फिक्स है क्या? यस। क्या करंट की वैल्यू फिक्स है क्या? वैल्यू फिक्स नहीं है, ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक इसकी डायरेक्शन फिक्स है करंट की तब तक हम उसे डायरेक्ट करंट कह सकते हैं। तो डायरेक्ट करंट के इस तरह के एग्जाम्पल हम देखते हैं। इवन अगर सिंपल कहूँ कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इसको मैंने सिंपली किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ऐसे केस में तो आप जानते हैं कि ये रहा करंट और ये रहा टाइम, और पूरे रास्ते करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है E/R। दिस इज अवर कांस्टेंट। तीनों ही केसेस के अंदर जो आपके करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, और अगर चेंज नहीं हुई है तो आपसे डायरेक्ट करंट बड़े इत्मीनान से कह सकते हो। भले ही उसकी वैल्यू घट रही हो, चाहे बढ़ रही हो, चाहे कांस्टेंट हो, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तब तक हम उसे डायरेक्ट करंट कह सकते हैं। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है वो आप जानते ही है, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हायर पोलरिटी, ये लोअर पोलरिटी, दिस इज ऑफ कोर्स डायरेक्ट
current source. So I don't think I have to say many things more. आपको इस बात को क्लियर हो गया होगा कि जब तक करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तब तक हम डायरेक्ट करंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज, अब अल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे? ऑब्वियस बात है, जिसमें डायरेक्शन बार बार करंट की चेंज होगी, बार बार करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। हेडिंग लिखिए, एक मैंने वायर बनाया बेटा, कभी करंट यूं जा रहा है फिर यूं जा रहा है, पहले यूं जाता है फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। करंट अगर बार बार इस तरह से अपनी डायरेक्शन को अगर लगातार चेंज करता है तो आप कह सकते हो कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। और जितने, अच्छा जैसे मैं एक बार एक छोटी सी लाइन लिख दूं, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट changes with time, comma, then it is alternating current। AC बोल दीजिए या फिर अल्टरनेटिंग करंट बोल दीजिए, एक ही बात। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये मान लीजिए आपके पास करंट, ये मान लीजिए आपके पास टाइम। पहले करंट कुछ देर के लिए I नॉट रहा, 0 से लेकर T/2 टाइम तक, और उसके बाद करंट I नॉट रहा लेकिन नेगेटिव में। फिर वापस से T टाइम बाद करंट फिर से I नॉट हो गया, ऐसे। पहले भी करंट I नॉट था, बाद में भी I नॉट है। बस ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस और माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बार करंट I नॉट इधर जा रहा है, फिर एक बार करंट I नॉट इधर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस I नॉट और I नॉट को कैंसिल मत कर देना, एक साथ I नॉट नहीं है। ऐसे नहीं कि I नॉट इधर से भी आ गया, I नॉट इधर से भी आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ देर I नॉट यूं गया है, फिर कुछ I नॉट ऐसे करंट आया, फिर I नॉट करंट यूं जा रहा है, फिर I नॉट करंट यूं जा रहा है। एक साथ नहीं आ रहे, दोनों के दोनों अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। इस तरह के बेटा करंट को आप स्क्वायर वेव भी कह सकते हो। ये स्क्वायर वेव या स्क्वायर करंट शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ऐसे स्क्वायर टाइप से बना रखे, इसलिए इस ग्राफ का नाम है एक तरह से। ठीक, वेव इसलिए कि बार बार ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसलिए स्क्वायर वेव शब्द यूज कर रखा होता है उसके साथ कई बार। मान लीजिए कि करंट अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर रहा है, ये रहा करंट, ये रहा टाइम, एंड लेट्स से करंट इज वेरिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो इस बात को कि पहले करंट पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, बार बार करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सो ऑब्वियस बात है अल्टरनेटिंग करंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कि आपके पास y एक्सिस में करंट और x एक्सिस में टाइम, और ऐसा साइनोसॉइडल कर्व दे रखा है, ऐसा साइनोसॉइडल कर्व दे रखा है। ये जो टाइम है इसे हम T/2 कहेंगे, इस कैपिटल T को हम टाइम पीरियड कहेंगे। ये जो कैपिटल T है दिस इज टाइम पीरियड। और इस तरह के करंट में ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है I नॉट, ये भी एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू है माइनस I नॉट। प्लस माइनस का अंतर तो सिर्फ और सिर्फ किस बात का है? डायरेक्शन का। इस तरह की वेव की इक्वेशन को आप लिख सकते हो I इज टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो I है ये किसी भी टाइम पर करंट है, दिस इज करंट एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पर आपका जो करंट है वो I नॉट है, सॉरी I है, और जो I नॉट है ये करंट एम्पलीट्यूड है।
बेटा क्या शब्द यूज किया है? करंट एम्पलीट्यूड। ऐसा तो है नहीं कि हमने ये वाला कोई पहली बार शब्द यूज किया हो, हम ये शब्द पहले भी यूज कर चुके हैं एसएचएम वगैरह में। इसका एक नाम और है बेटा, पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, या कई जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी लिखा आता है। ये जो ओमेगा है, यू नो इट वेरी वेल, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस काम आती है इसका आपको अगेन हल्का फुल्का आइडिया होगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 बाई ओमेगा। कितने टाइम बाद करंट का एक्सप्रेशन अपने आप को रिपीट करेगा, दैट टाइम इज नोन एज योर टाइम पीरियड। आई होप इट्स ओके, आई होप इट्स ओके। ये आपका बेटा करंट आ गया किसी भी टाइम टी पर। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि मैंने ऐसे कोई वोल्टेज लगा दिया है जो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, इस तरह के फंक्शन को बेटा क्या बोलते हो? साइनोसॉइडल। इसी तरह से मान लीजिए वोल्टेज वेरी कर रहा है, क्या इसमें बार बार वोल्टेज डायरेक्शन चेंज हो रही है? ऑफ कोर्स, ये वाले प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये मान लीजिए आपका मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट, ये मान लीजिए आपका अगेन मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव के अंदर वी नॉट, और किसी भी टाइम टी पर जो वोल्टेज है दैट इज v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मुझे अगेन टाइम पीरियड रिलेट करना पड़ेगा, टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम। इसके बाद तो आप जानते हो कि जैसा साइनसॉइडल फंक्शन यहाँ से बना है उसका जस्ट रिपीटेशन है उसके आगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये टाइम पीरियड है, एंड दिस टाइम पीरियड इज ऑलवेज 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इज ऑफ कोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बात हो, एक टर्म और याद कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एफ, दैट इज ऑफ कोर्स ओमेगा अपॉन 2 पाई या फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है आपको हल्का फुल्का पहले से याद भी होगा, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस हुए हैं, एक सेकंड के अंदर ऐसे कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। आगे चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को या फिर अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। तो एक छोटी सी लाइन लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। कैसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट कर रहे हैं सुनिएगा। पहले ना आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कीजिए, ऐसे एक बहुत बड़ी सी मैग्नेट लीजिए जिसका नॉर्थ पोल यहां गई, इस तरफ एक दूसरी मैग्नेट लीजिए जिसका साउथ पोल यहां गई। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड लेट्स से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इस पूरे रीजन के अंदर ऐसे एक लूप लीजिए, जिस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n हो, एरिया a हो, और बढ़ाइए इसके कुछ टर्मिनल्स लेंगे तो इस तरह से, है ना, और इसको इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घुमाओ। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाओ। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर B है, तो किसी भी टाइम पर जो फ्लक्स गुजरेगा इस पूरे के पूरे लूप में से वो होगा फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड है B, एक लूप का एरिया A है, यहाँ पर n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो ऑफ कोर्स एरिया विल बी n इंटू A इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैं शुरुआत में ऐसा मान रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, लेकिन अगर मैं इस पूरे के पूरे लूप को कांस्टेंट ओमेगा से अगर घुमाऊंगा तो t टाइम बाद ऑफ कोर्स ये ओमेगा t ट्रेवल कर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा।
एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी ऑफ कोर्स ओमेगा टी। ओमेगा टी वी नो दैट कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, वी नो इट वेरी वेल कि ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी ऑफ कोर्स माइनस डी फाइव बाई डी टी, एंड दैट इज, बेटा करना सारा डिफरेंशिएट, आई थिंक दैट इज बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस तरह से आपके पास ईएमएफ आ जाएगी। इसमें से ये जो वैल्यू है इसको आप चाहो तो एक बार के लिए ई नोट भी लिख सकते हो, एंड दैट इज साइन ओमेगा टी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ई नोट साइन ओमेगा। ओमेगा तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसको आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एफ इज फ्रिक्वेंसी। हो सकता है कि आप लोगों ने बेटा कभी ना कभी छोटी क्लास में ऐसा सुना हो, पढ़ा हो कि इंडिया के अंदर जो एसी सोर्स है, जो भी हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपने आप में ऑफ कोर्स एसी सोर्स है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। और तो और हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो 50 हर्ट्ज होती है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इस बात का ये अर्थ है कि ये जो लूप है ये 1 सेकेंड के अंदर 50 टर्न्स कर रहा है, ये 1 सेकेंड के अंदर 50 चक्कर काट रहा है। या फिर कहूँ तो ऐसे कह दूँ कि जो ओमेगा होगा उसकी वैल्यू 2 पाई 50 100 पाई रेडियन पर सेकेंड होगी। ओमेगा, ये वाला ओमेगा, और इस लूप के घूमने का ओमेगा एक ही बात है। इक्वेशन के अंदर जो ओमेगा आया है वो, और हमारा जो लूप है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्जैक्टली सेम है, एक ही बात है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ओमेगा आपका 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है। यूएस के अंदर, हो सकता है आपने कभी ना कभी सुना हो, यूएस के अंदर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। नॉट ए बिग डिफरेंस, ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई टेक्निकल एडवांटेज हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो नोशंस हैं, वो यूएस वाले शुरुआत से वही यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ऑफ कोर्स हम ब्रिटिश की कॉलोनीज थे, तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के जो भी लॉज थे, या फिर ब्रिटिशर्स ने जिस तरह का सेटअप वहाँ पर अपने ब्रिटेन में क्रिएट किया था, वही अपने इंडिया के अंदर भी क्रिएट किया था। और यूएस जो था उसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी कॉलोनीज थी, फ्रेंच थी, ब्रिटिशर्स थे, स्पेनिश थे, तो उन्होंने अलग तरीके से डेवलप करना स्टार्ट किया। तो हमारे यहाँ तो ऑब्वियस बात है कि वही चीज़ें हम लोगों ने ज़्यादा फॉलो की जो ब्रिटेन वगैरह में फॉलो होती थी। तो ब्रिटेन के अंदर ऑफ कोर्स हम लोगों से पहले इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो उन लोगों ने शुरुआत से ही जितने भी सेटअप बनाए थे वो 50 हर्ट्ज के बनाए थे। तो हमारे अंदर भी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही हम लोग लेकर चल रहे हैं काफ़ी सालों से। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी फालतू बातें, ठीक। हाँ, एक बात और, ये जो हमारा ई नोट है, जो पीक वोल्टेज है इंडिया के अंदर, इसकी वैल्यू 220√2 वोल्ट्स है। इंडिया के अंदर ये जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके अंदर जो वोल्टेज है, इसकी पीक वैल्यू या फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो 220√2 वोल्ट्स रहेगी, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें थी, इसका ये अर्थ नहीं कि आप लोग इनको याद करो, मेरे को याद थी इसलिए मैंने बोल दी। चलिए बच्चों आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट, एवरेज करंट। हालांकि ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है कि जिसकी मैं अलग से हेडिंग लगाऊं, लेकिन चलो अब तो लगा दी है। अदरवाइज एवरेज करंट तो हम बहुत टाइम से निकालते आए हैं, कैसे कैसे एवरेज निकालते हैं, यू नो इट वेरी वेल। मान लीजिए कि वाई एक्सिस में करंट और एक्स एक्सिस में टाइम, और किसी वायर में से जो गुजरने वाला करंट है वो मान लीजिए कि इस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक जो करंट है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। और कोई मुझसे पूछ ले कि इस t1 से लेकर t2 समय तक
एवरेज करंट हुआ कितना, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज करंट इज ऑब्वियसली इस तार में से कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाई ये चार्ज फ्लो होने में समय कितना लगा, तो Q डिवाइड बाई T2 माइनस T1। Q चार्ज कितना फ्लो हुआ, यू नो इट वेरी वेल, चार्ज कितना फ्लो हुआ, इट इज ऑफ कोर्स एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया। तो जो चार्ज फ्लो हुआ है उसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो कि सर करंट और टाइम ग्राफ का एरिया बोल दो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। नीचे आप चाहो तो T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, और इवन आप उसे इंटीग्रेशन dt T1 टू T2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये आपका एवरेज करंट, ये आपका एवरेज करंट है। कभी भी अगर एवरेज करंट का अगर फॉर्मूला यूज करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एवरेज करंट ही नहीं, किसी भी फंक्शन का जो एवरेज होता है वो आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फेयर इनफ। हो सकता है बेटा आपने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी इस तरह से एवरेज का फॉर्मूला कभी पढ़ा हो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैं इसे भी कह दूं कि दैट इज एवरेज करंट इज बेसिकली वाई एक्सिस में तो आ गया एरिया अंडर आई टी कर्व, इट इज एरिया अंडर आई टी कर्व डिवाइड बाई ऑफ कोर्स तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 लिख दो, डेल्टा टी लिख दो, एक ही बात है। दिस इज अवर एवरेज करंट। जैसे एक सवाल, मान लीजिए कि बेटा मेरे पास कोई साइनोसोडली वेरिंग करंट है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ भी बना सकता हूँ, ये करंट और ये टाइम, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो टाइम है, दिस टाइम इज पाई बाय ओमेगा, दिस टाइम इज 2 पाई बाय ओमेगा, दिस 2 पाई बाय ओमेगा इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। मैं इसको कैपिटल टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एवरेज करंट निकालो, फाइंड एवरेज करंट। इसमें पहला मैंने टाइम इंटरवल दे रखा है, इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। यहां से लेकर पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहां तक, यहां से यहां तक एवरेज करंट निकालो। निकाल देंगे? क्यों नहीं निकाल देंगे, हमें पता है, ऊपर सॉल्व कर लो। एवरेज करंट इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन आई डी टी। बट आई बोलना कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो आपका करंट इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। नीचे है इंटीग्रेशन डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। आई नॉट तो बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले जो टी का कोफिशिएंट है उससे कर दो डिवाइड, कर दिया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, डिवाइड बाय डी टी का इंटीग्रेशन तो टी आएगा, लिमिट लगाऊंगा 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा बच जाएगा, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये बेटा ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पटकनी है। आई नॉट ठीक है, बेटा टाइम की वैल्यूज पटकना, एक बार टाइम की वैल्यूज पुट करना। मैंने टाइम की वैल्यू को जैसे 2 पाई बाय ओमेगा रखा तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस 2 पाई माइनस, अब 0 करना, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस। cos 0 is of course 1, cos 2 pi is again 1, minus 1 and 1 that comes out to be 0. जैसे इसको डिवाइड किया that comes out to be 0, 0 एवरेज आ गया।
कोई भी अगर समझदार बच्चा होता मेरा तो कहता है कि सर इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एवरेज जीरो इसलिए आया, एवरेज जीरो आ गया, अच्छा आंसर है। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज एरिया अंडर द कर्व, जीरो से लेकर 2π/ω तक एरिया अंडर द कर्व। और हम इस बात को देख सकते हैं कि बाई सिमेट्री ये वाला एरिया जितना पॉजिटिव होगा उतना ही बाई सिमेट्री ये वाला एरिया नेगेटिव होता। तो नेट एरिया तो ऑफकोर्स इन दोनों को जोड़ने पे आता, तो वो तो आपका जीरो आ जाता। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ऐसी नहीं थी। चलिए एक और सवाल, फाइंड एवरेज करंट इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू π/ω। इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एवरेज करंट कितना होगा, इतना पूछा आपसे, इतना सब पूछा आपसे। तो चलिए करते हैं। अगर कोई मुझसे 0 से लेकर π/ω तक एवरेज करंट पूछ रहा है, तुम्हारे पास फॉर्मूला तो क्लियर सा ही है, दैट इज इंटीग्रेशन IDT अपॉन dt। बस बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/ω, 0 से π/ω। नीचे बेटा इस बार 0 से π/ω रखूंगा तो सिर्फ π/ω बच जाएगा, ये 0 से π/ω, यहाँ पर सिर्फ cos π बच जाएगा, और नीचे बड़ा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सिर्फ पाई बच जाएगा। देखना क्या आंसर आया, मैं लिख दूं I0 ठीक है, माइनस कॉस पाई इज -1, माइनस ऑफ -1 कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 तो आ गया ऊपर और नीचे मेरे पास आ गया पाई। सो द एवरेज करंट कम्स आउट टू बी 2I0 अपॉन पाई। हालांकि ये जो एवरेज करंट आया है इसका कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने कोई एवरेज करंट निकाल के कोई बहुत ही तगड़ा काम कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल में पूछ ही लिया हो कि एवरेज करंट कितना है तो हम इस तरह से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वो तो सिग्निफिकेंस नहीं है, इस बात को तो आपका आइडिया इसी बात से लग गया होगा कि 0 से लेकर 2π/ω तक करंट बहा है, कभी पॉजिटिव बहा है कभी नेगेटिव बहा है, लेकिन एवरेज करंट कितना आ गया 0। एवरेज करंट तो इसलिए 0 आ गया क्योंकि जितना चार्ज इस तरफ गया उतना ही चार्ज इस तरफ आ गया, तो एवरेज 0 दे दिया। लेकिन एवरेज भले ही 0 आ गया हो, लेकिन तार तो गर्म हुआ ही होगा, तार को इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है कि चार्ज लेफ्ट गया है चार्ज राइट गया है, करंट राइट गया है करंट लेफ्ट गया है, इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है। चाहे करंट लेफ्ट जाए चाहे करंट राइट जाए, जो भी अप्लायंसेस बीच में लगे होंगे उनके पास तो पावर आएगी आएगी। तो भले ही आपका एवरेज करंट 0 आ गया हो, लेकिन जो भी आपके अप्लायंसेस हैं वो तो काम करेंगे। तो एवरेज करंट 0 आने का कोई बहुत बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिर एवरेज करंट की इवन कहीं कोई वैल्यू अगर आ गई तो उसका कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई रोल नहीं है कि हाँ हमने कोई बहुत ही शानदार चीज़ निकाल ली है। ये एवरेज करंट जो है ये बस कभी सवाल में पूछ लिया जाए कि बताइए एवरेज करंट कितना है तो हम निकाल सकते हैं, और बड़े आसान से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। फेयर एनफ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और RMS वैल्यू। RMS वैल्यू किसे कहोगे उसे मैथमेटिकली देखते हैं। RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर, फुल फॉर्म इज रूट मीन स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि किसी वायर में से कोई ना कोई करंट गुजर रहा है, और ये जो करंट है ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और मुझे इसका RMS निकालना है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। बिल्कुल इसको उल्टा पढ़ना, पहले स्क्वायर करना, फिर एवरेज लेना, फिर रूट लेना। तो पहले आपने जो भी करंट था उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसका मीन लो, एवरेज लो। एवरेज हमें लेना आता है इनटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt। जिस भी टाइम इंटरवल में आपसे पूछा है, मान लो t1 से लेकर t2 पूछा, मान लीजिए t1 से लेकर t2 पूछा, आपने स्क्वायर कर दिया, मीन कर लिया, लास्ट स्टेप क्या है रूट। अब रूट कर दो, दिस इज नॉन एज योर IRMS, दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर करंट, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। यही हाल वोल्टेज का है। अगर मान लीजिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और इसकी RMS वैल्यू पूछ ले, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर,
तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। स्क्वायर, पहले जो भी फंक्शन है वोल्टेज का उसका स्क्वायर। अब इसका मीन लो, मीन कैसे लेते हैं सिखा रखा है बेटा, इनटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt। जिस भी टाइम इंटरवल में आपसे पूछा है वो टाइम इंटरवल की लिमिट्स लगा दो। मान लीजिए मैंने t1 से t2 पूछा है। आखिरी स्टेप में ऑफ कोर्स रूट, तो ये आपका रूट, दिस इज योर VRMS। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करंट और वोल्टेज के लिए ही ऐसा है, किसी भी फंक्शन का अगर RMS निकालना हो तो ऐसे निकालते, ऐसे निकालते, पहले स्क्वायर फिर मीन और आखिर में रूट। जो इफेक्टिव वैल्यू है करंट की वो भी RMS को ही बोलते हैं। RMS को ही क्यों बोलते हैं मैं इस बात को हल्का सा बताता हूं, सुनिएगा सुनिएगा बच्चों, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो R है और इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो I है, एंड ऑफ कोर्स I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी टाइम t1 से लेकर t2 तक, t1 से लेकर t2 तक इसमें से कितनी हीट निकली है, कितनी हीट डिसिपेट हुई है वो निकालनी है। तो आप बोलोगे सर अगर वो हीट आपको निकालनी है तो ऑब्वियसली दैट इज पावर इनटू टाइम। पावर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू dt। पावर को हमें लिखना आता है दैट इज करंट का स्क्वायर इनटू R इनटू आपका dt। कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। ये आपकी हीट है। इस हीट को मैंने एक बार के लिए डेल्टा Q लिख दिया, ठीक है, डेल्टा Q लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसी तार, सेम तार जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें से करंट जो वेरिएबल ना जाए, कांस्टेंट करंट जाए, कांस्टेंट करंट जाए। IC लिख दूं, C मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट जाए और इतने ही टाइम के अंदर t1 से लेकर t2 टाइम तक, इतने ही टाइम के अंदर ये एग्जैक्टली उतनी ही हीट डिसिपेट करे जितनी ये टाइम वेरिंग करंट हीट डिसिपेट करता है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि उस सेम रेजिस्टेंस R से एक कांस्टेंट करंट भेज दूं और ये कांस्टेंट करंट एग्जैक्टली उतनी ही हीट डिसिपेट करे उतने ही टाइम के अंदर जितने ये वेरिएबल करंट हीट डिसिपेट कर रहा था। तो आप बोलो सर तो बहुत आसान है, दिस हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सर इस बार पावर इनटू टाइम डायरेक्ट कर दिया, इंटीग्रेशन नहीं किया। हाँ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा इस बार आपका पावर तो कांस्टेंट है और उस पावर की वैल्यू है ऑफ कोर्स उस कांस्टेंट करंट का स्क्वायर इनटू R इनटू आपका टाइम। टाइम इज ऑफ कोर्स t2 माइनस t1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को बराबर करना। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को बराबर किया, क्योंकि हीट तो दोनों केस में मैंने सेम मान रखी है, दोनों को बराबर करते ही मेरे पास आ गया IC का स्क्वायर इंटू R इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर इंटू R इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2। R कांस्टेंट है, बाहर आएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कांस्टेंट करंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt t1 से t2 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। बड़ा इस t2 माइनस t1 को तो हमने कुछ ना कुछ एक स्टाइल से और लिख सकते हैं। इस t2 माइनस t1 को मैं लिख सकता हूँ dt। कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2, एक ही बात है। I स्क्वायर था ये, तो मैंने इसका रूट ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस t2 माइनस t1 को मैं नीचे ले गया, t2 माइनस t1 को मैं इंटीग्रेशन dt भी लिख सकता हूँ t1 से t2। एंड वी नो दैट कि इट इज बेसिकली योर IRMS। चेक करो बेटा, ये एक्सप्रेशन तो वही आ गया जो हमारे किसका आया था, IRMS का आया था। तो इसका मतलब इस कांस्टेंट करंट की जो वैल्यू होगी वो IRMS के बराबर होगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि RMS एक तरह से इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है, और आप ये वेरिएबल करंट की बजाय अगर RMS करंट लगातार भेजते रहोगे कांस्टेंट करंट अगर भेजते रहोगे तो इस टाइम जो हीट निकली है और इस टाइम जो हीट निकली वो एग्जैक्टली सेम होगी।
एग्जैक्टली सेम होगी। तो ये वेरिएबल करंट भेज दो या फिर ये आरएमएस करंट भेज दो, दोनों से ही जो हीट आएगी, दोनों से ही जो एनर्जी आएगी वो एग्जैक्टली सेम आएगी। इसीलिए हम लोग जानबूझ के आरएमएस वाली टर्म को ही इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं, ना कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को हम इफेक्टिव बोलें। एवरेज वैल्यू को हम इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, बल्कि आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे। समझ में आ गई वाली बात? आसान सी बात थी बेटा, अच्छा पॉइंट है, याद रखें इस बात को। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट जो आरएमएस वैल्यू है, उसका अर्थ ये निकला कि हम किसी भी टाइम वेरिंग करंट को आरएमएस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो आरएमएस वैल्यू उतनी ही डिसिपेट करेगी जितने आपका ये टाइम वेरिंग करंट डिसिपेट कर रहा था किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर। अब चलिए बच्चों, कुछ रिजल्ट निकालते हैं। एक अच्छा रिजल्ट है, मैं उसे एज ए सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। मान लीजिए कि आपके पास ये करंट और ये टाइम, और ये आपका t/2, ये आपका कैपिटल T, दैट इज ऑफ कोर्स 2π/ω। करंट जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, I इज इक्वल्स टू I0 sin ω/t। ये हमारे पास एक साइनोसोडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट है, और अक्सर हमारे सवालों में साइनोसोडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट ही आएगा, अक्सर आएगा। फाइंड IRMS फॉर टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t is equals to 2π/ω। 0 से लेकर पूरे टाइम पीरियड तक कितना आपका IRMS आएगा वो निकालो, और ये रिजल्ट हम याद भी रख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही हम IRMS निकाल पाए ऐसा नहीं, हम हर टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं। अगर कोई हमसे बेटा इस टाइम से लेकर इस टाइम तक IRMS निकालने के लिए कहेगा, हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन हम याद रखेंगे, काम आएगा हमारे। जैसे IRMS की डेफिनेशन क्या थी बेटा? IRMS की डेफिनेशन थी, सबसे पहले जो भी करंट है उसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, और फिर आखिर में उसका रूट। तो चलिए मैं सारा वैल्यूज रखता हूं। सबसे पहले करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इज I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ω/t, ये तो करंट का स्क्वायर, इंटू dt फ्रॉम 0 to 2π/ω। फिर नीचे है इंटीग्रेशन dt, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2π/ω। ऐसे करते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ I0 का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर ω/t का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी सिखा भी रखा है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ω/t कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2ω/t अपॉन 2 इंटू dt इंटीग्रेशन। नीचे dt का इंटीग्रेशन तो t आएगा, 0 से 2π लिमिट लगाओगे तो ऑफ कोर्स नीचे सिर्फ 2π/ω बच जाएगा। ये इंटीग्रेशन हर बेटा ये I0 का स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से 2π/ω। ये जो अंदर वाली टर्म है ना, इसका इंटीग्रेशन हम साइड में कर लेते हैं। हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2ω/t इंटू dt का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए बेटा 2 भी बाहर निकाल लेते हैं। 1 इंटू dt का इंटीग्रेशन आएगा t, cos 2ω/t का इंटीग्रेशन आएगा sin 2ω/t अपॉन 2ω। ये बेटा नीचे 2ω किस बात का आपको आइडिया ना, जो टाइम का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2π/ω। चलिए टाइम को 2π/ω रखिए, रख दिया 2π/ω माइनस टाइम को 2π/ω रखना साइन 2ω
इनटू टाइम को हम रख दिया 2π/ω अपॉन 2ω माइनस, अब t को 0 रखो, 0 रखो, तो ये भी 0, ये भी 0, तो उनको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। साइन 4π, बेटा साइन 4π तो 0 होता है, तो ये वाली टर्म आपके पास निपट जाएगी। तो आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर हमारे पास रूट ऑफ I0 का स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया था। ये सब इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट लगाने के बाद 2π/ω आया। नीचे मेरे पास 2π/ω पहले से था, ये 2π/ω, ये 2π/ω कैंसिल हो गया और मेरे पास वैल्यू आ गई I0/√2। तो जो भी आपका पीक करंट था, जो आपका एम्पलीट्यूड करंट था, जो आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी, उसका 1/√2 टाइम्स जो है वो आपका RMS वैल्यू आया है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बार बार यही आता है, यूज कर सकते हो। IRMS जो है वो मैक्सिमम करंट अपॉन √2 है। 1/√2 बड़ा 0.707 भी कह सकते हो कि इट इज 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। फेयर इनफ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रिजल्ट है। हम चाहें तो इसको बार बार यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यही नहीं, अगर मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया होता कि सर 0 से लेकर π/ω तक IRMS कितना आएगा, यही आता, क्योंकि जैसा ग्राफ यहाँ से आए वैसे ग्राफ यहाँ से आए। सर वैसे कैसे है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। बेटा हम तो वैसे भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो कि कोई और टाइम इंटरवल दे दी गई जाती, मान लो यहाँ पर टाइम t1 दे दिया गया होता और यहाँ पर टाइम t2 दे दिया गया होता, और फिर हमसे पूछा होता कि बताओ IRMS कितना आएगा, तो हम उसे भी सॉल्व कर लेते और हो सकता है कि उसकी वैल्यू I0/√2 ना आती, कुछ और आती। लेकिन जब तक हमें कुछ भी ना दे रखा हो तो हम हमेशा IRMS को मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 ही कहेंगे। और अगर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दिया गया है तो हम ऑब्वियसली ये वाली सारी कैलकुलेशन कर देंगे और जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से हम बड़े आराम से पुट कर देंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हमारा छोटा सा काम है, अच्छा रिजल्ट है। मैक्सिमम करंट अपॉन √2 आपका IRMS की वैल्यू है। फेयर इनफ। और ये जो I0 अपॉन √2 आई है, I0 अपॉन √2 वैल्यू आई है, इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एक तार है जिसका रेजिस्टेंस लेट से R है, उसमें ये वाला करंट भेज दो जो टाइम के साथ ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2π/ω टाइम तक। या फिर इसी तार में से I0/√2 करंट भेज दो 0 से 2π/ω टाइम तक। ये जितनी हीट डिसिपेट करेगा और ये जितनी हीट डिसिपेट करेगा वो एग्जैक्टली सेम होगी। इसीलिए मैंने इसको बोल रखा है कि ये इस करंट की, इस वेरिएबल टाइम की ये इफेक्टिव वैल्यू है। इफेक्टिव वैल्यू बोलो या RMS वैल्यू बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। एक छोटा सा रिजल्ट और, हालांकि रिजल्ट काफी हद तक सेम सा ही आएगा, बट सुन सकते हो। कोई वोल्टेज है, EMF है, E इज इक्वल्स टू E0 sin ω t, एंड लेट से ये EMF और ये टाइम। लेट से ग्राफ इज लाइक दिस। लेट्स से ग्राफ इज लाइक दिस। ये आपका E0, ये आपका -E0। यहां से चलते चलते ये जो टाइम है ये कैपिटल T, फिर यहां से यहां तक ये टाइम हो गया 2T, फिर ये टाइम आपके पास आ गया है 3T, फिर यहाँ से तक आपके पास टाइम आ गया है 4T एंड सो ऑन।
फाइंड RMS value, find RMS value of this EMF in time interval t is equals to 0 to t is equals to n times capital T. बेटा n is some integer, n times capital T means बेटा n times 2 pi by omega. हमने 0 से लेकर 1 तक तो निकाल रखा था, लेकिन 0 से मान लीजिए 10 टाइम्स t तक निकालना हो, 0 से 15 टाइम्स t तक निकालना हो, तब आंसर कैसे आएगा देख लेंगे. हालांकि समझदार बच्चे सोच रहे हो सर वही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है बेटा, वही आंसर आएगा, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं. मुझे RMS निकालना है. RMS इज ऑफ कोर्स जो भी EMF है उसका स्क्वायर इंटू dt इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt पूरे का ऑफ कोर्स रूट ऑफ EMF का स्क्वायर दैट इज E0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n टाइम्स t अपॉन बड़ा सीधा नीचे तो nt लिख दो, नीचे 0 से n टाइम्स t करोगे तो nt आ जाएगा. यहां से आप चाहो तो E0 के स्क्वायर को तो बाहर निकाल लो. E0 के स्क्वायर को तो बाहर निकाल. साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ऐसे. मैं ये इंटीग्रेशन साइड में कर दूं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी कहां से कहां तक, 0 से n टाइम्स टी. 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से n टाइम्स टी. एक बार n टाइम्स टी रखना तो यहाँ पर तो nt आ गया माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी को मैंने लिख दिया n टाइम्स टी. t इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल तो बेटा ये तो मेरे पास साइन ऑफ 4n पाई आ गया माइनस. अब यहां भी 0 रखना, यहां भी 0 रखना, ये तो 0 0 हो गया, साइन 0 भी 0 हो गया, तो दोनों टर्म 0 आएंगे. साइन 4n पाई. अब चाहे तुम n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो चाहे साइन 4 पाई हो, चाहे 8 पाई हो, चाहे साइन 12 पाई हो, चाहे साइन 16 पाई हो, सारी की सारी टर्म्स ये आपके 0 ही आएंगे. तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तो इट विल टर्न आउट लाइक दिस. E0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है. इस पूरे का इंटीग्रेशन सिर्फ nt बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल. नीचे nt पहले से था, nt कैंसिल, और हमारे पास फिर से आंसर आ गया दैट इज E0 बाई रूट 2. यही हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी, यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो RMS यहाँ से यहाँ तक आएगा वही RMS किसी भी पूरे के पूरे साइकिल कंप्लीट होने पर भी उतना ही आएगा. तो आप याद कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को कि अगर आपके पास वोल्टेज इस तरह से हो, चाहे करंट इस एक्सप्रेशन में हो, जो RMS वैल्यू आएगी वो आपकी पीक वैल्यू अपॉन रूट 2 आएगी. अगर आप पूरे साइकिल्स के अंदर निकाल रहे हो तो, पूरे साइकिल्स में निकाल रहे हो तो, और अगर मान लीजिए बेटा किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो तो कोई बात नहीं, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है. सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिट्स चेंज करनी है, बाकी सारा आपका काम बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा. ठीक है, आई होप समझ गए इस बात को. आगे चलते हैं. चलिए बच्चों कुछ एक एग्जांपल्स और करते हैं. मान लीजिए कि आपके पास यहाँ कोई वायर है जिसमें डायरेक्ट करंट है I1 इक्वल्स टू A. यहाँ पर एक डायरेक्ट करंट है, लेट से, सॉरी डायरेक्ट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट है I2 B साइन ओमेगा टी. यहाँ से करंट I1 आया, यहाँ से करंट I2 आया, तो इस तार में करंट ऑफ कोर्स आएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दैट इज A प्लस B साइन ओमेगा टी.
मुझे IRMS निकालना है, फाइंड IRMS। इस करंट का RMS निकालना है, इस I का RMS निकालना है। टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ, इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि एक टाइम पीरियड में निकालना है। एक टाइम पीरियड मतलब t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू 2π/ω तक। इस टाइम इंटरवल में मैं RMS निकालना है। चलिए निकालते हैं, सुनिएगा। अगर हमें IRMS निकालना है तो IRMS इज ऑब्वियसली सबसे पहले करंट का स्क्वायर इनटू dt इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt और सबसे लास्ट स्टेप के अंदर आपका रूट। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते बेटा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये इंटीग्रेशन जो हमें 0 से लेकर 2π/ω तक करना है, डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन तो t आएगा और जैसे मैं 0 से 2π/ω तक की लिमिट लगाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर 2π/ω, सॉरी सिर्फ और सिर्फ नीचे 2π/ω बच जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये इंटीग्रेशन I² dt है, जिसे हम साइड में लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ करंट का स्क्वायर इनटू dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट का स्क्वायर a प्लस b साइन ω t का होल स्क्वायर dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मिटा दो छोटा थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस b² साइन स्क्वायर ω t प्लस 2ab साइन ω t dt। कहां से कहां तक? 0 से 2π/ω। अच्छी बात है बच्चों। हाँ, इंटीग्रेशन देखना, a² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t प्लस b² बाहर निकाल लेता हूं, साइन स्क्वायर ω t को हम पहले लिखते हैं। चलो मैं साथ साथ कर ही देता हूं इस तरह से, एक मिनट ऐसे करता हूं, दैट इज a² इंटीग्रेशन dt प्लस b² को बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर ω t को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2ω t अपॉन 2 इंटू dt इंटीग्रेशन। चाहे तो हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, प्लस 2ab बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ω t dt। चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 0 से 2π/ω, 0 से 2π/ω, 0 से 2π/ω। यहां से बड़ा a² तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स t आया, ठीक है। t की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2π/ω प्लस b²/2 बाहर आ गया, 1 इंटू dt का इंटीग्रेशन आएगा t, कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2ω t अपॉन 2ω। कहां से कहां तक? 0 से 2π/ω प्लस 2ab साइन ω t का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ω t अपॉन ω। कहां से कहां तक? 0 से 2π/ω। लिमिट लगानी, लगाते। यहां पर मैं बेटा ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं अभी तक, तो ठीक है। मैं कहां करूं, यहां कर दूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। तो a² तो ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t आया, t की लिमिट 0 से 2π/ω, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2π/ω बन जाएगा, प्लस b²/2 बाहर आ गया, t को एक बार 2π/ω रखना, तो मैंने रख दिया 2π/ω माइनस, यहां पर t को मैंने जैसे 2π/ω रखा तो अंदर 4π आ गया, साइन 4π तो 0 होता है, तो -0, सिर्फ -0 इधर रखना है,
जीरो रखोगे तब भी जीरो, यहाँ साइन जीरो भी जीरो, तो जो लोअर टर्म्स है, जो लोअर लिमिट्स है वो रखने पर अगेन वैल्यू जीरो आ जाएंगे। प्लस 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 2ab बाहर आ गया, t को 2π/ω रखता हूं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां पर मेरे पास आ गया माइनस cos 2π, माइनस cos 2π, माइनस माइनस प्लस, अब t को 0 रख दो तो cos 0 आ गया। cos 2π की वैल्यू 1 होती है, और 1 से 1 बेटा क्या हो गया, कैंसिल, ये भी आपका 0 आ गया। आगे से हम इस बात को याद भी रखेंगे कि 0 से लेकर 2π तक चाहे cos 2ωt हो, चाहे 0 से लेकर 2π/ω तक sin ωt हो, जितने भी साइनोसॉइडल कर्व होंगे 0 से लेकर 2π तक उन सबके इंटीग्रेशन 0 आते हैं। ये हम आगे जाके याद भी रख सकते हैं। तो ये भी 0 आ गए थे, ये भी 0 आ गया था। ये सारा का सारा इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, a² प्लस b² मल्टीप्लाइड विथ 2π/ω। ये आपका 2π/ω कैंसिल हो गया है, और हमारे पास IRMS की जो वैल्यू आ गई है अच्छे खासे इंटीग्रेशन के बाद, और वो आ गई है √a² प्लस b² a² प्लस b²/2। फेयर इनफ। रिजल्ट अच्छा है, चाहो तो याद भी कर सकते हो। सर याद कैसे कर सकता हूं, बड़ा याद ऐसे कर सकता है कि I1 जो है ना, ये तो डायरेक्ट करंट था, तो चाहे इसका तो एवरेज निकालो, RMS निकालो, वो वही रहेगा, तो ये तो I1 का स्क्वायर ही हो गया, प्लस ये जो I2 है इसके RMS की वैल्यू क्या होगी, b sin ωt के RMS की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगी, b/√2। तो आप कह सकते हो कि ये तो b/√2 का तो स्क्वायर है, तो आप बोल सकते हो सर ये आ गया I2 के RMS का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर प्लस I2 के RMS का स्क्वायर। I2 का RMS चेक कर लो, b/√2 है, b/√2 का स्क्वायर जाएगा b²/2। हालांकि मैंने पूरा सॉल्व किया है, लेकिन आखिर में आप कह सकते हो कि सर मैं ऐसे इसको याद भी कर तो सकता हूँ। हाँ बेटा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, नॉट दैट टफ। चलिए बच्चों एक और करते हैं। सब चीजें मैथमेटिकली है, कोई बहुत इतना बड़ा टास्क है नहीं, सारे के सारे सवाल मैथमेटिकल है। हाँ आपको आखिर में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए कि हाँ सर मैं इसे याद कर लूँ, हाँ बिल्कुल याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है बेटा। हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट की वैल्यू है I = a sin ωt प्लस b cos ωt। फाइंड IRMS। अगर टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली मीन्स दैट इन टाइम इंटरवल t = 0 to t = 2π/ω। तो चलिए करते हैं। हम जानते हैं कि IRMS की डेफिनेशन क्या है। पहले तो करंट का स्क्वायर कर दिया, फिर उसका एवरेज कर दिया, और आखिरी स्टेप में ऑफ कोर्स उसका रूट। जो इंटीग्रेशन dt है वो तो हम जानते हैं t आएगा, और लिमिट 0 से 2π/ω लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया है कि 2π/ω ही आएगा। चिंता हमें न्यूमरेटर की है, तो चलिए उसे करते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट का स्क्वायर इनटू dt। बेटा ये रहा करंट, इसका जरा स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर आएगा a² sin² ωt प्लस b² cos² ωt प्लस 2ab sin ωt cos ωt। दिस इज I² इंटू dt। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 2π/ω तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कर लेंगे और इस बार इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमें हल्का फुल्का आइडिया लग गया है। खास तौर से इस बात का आइडिया लग गया कि 0 से लेकर 2π/ω तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारे पास है उनका एरिया अंडर द कर्व 0 आता है और उनका इंटीग्रेशन 0 आता है। हमें हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
ए स्क्वायर तो ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, सही तो लिखा, प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, प्लस ए बी को बेटा बाहर निकाल लो, 2 साइन ए कॉस ए, आई थिंक इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, दिस एंटायर डी टी, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। आप वैसे इंटीग्रेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि कॉस ओमेगा 2t का इंटीग्रेशन लिमिट लगाने के बाद 0 आएगा। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। इसी तरह से cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, अच्छा इसका इंटीग्रेशन बट अगेन 0 से 2 पाई ओमेगा तक 0 आएगा। साइन ओमेगा 2t का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स बेटा ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। लिखना चाहो आप इससे लिख लो, मैंने आपको करके दिखा रखा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। ये सब कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर निकाल लो, मेरे पास आ गया दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन डी टी बच गया। इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, लिमिट लगाऊंगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बाई ओमेगा। उठाओ से और यहाँ रख दो, यहाँ मेरे पास आ गया ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई बाई ओमेगा। ये 2 पाई बाई ओमेगा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना प्यारा सा आंसर आ गया, दैट इज ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। इसको मैं एक स्टाइल से और याद कर सकता हूँ, कैसे, इसे मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, रूट ऑफ ए बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी बाई रूट 2 का स्क्वायर। सर ऐसा याद करने से क्या फायदा हुआ बेटा, ऐसे याद करने से ये फायदा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये करंट होता ना तो इसकी आरएमएस वैल्यू ए बाई रूट 2 होती, सिर्फ और सिर्फ ये आपका अल्टरनेटिंग करंट होता तो इसकी वैल्यू बेटा आपके पास बी बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, आगे चले, नेक्स्ट इज, चलो बेटा हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व किया, अच्छा सॉल्व किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बात को मैं एक तरीके से तुम्हें और भी सिखा सकता हूँ यार। मैंने आपको इंटीग्रेशन से तो सिखाया, मैं इसी बात को ट्रिग्नोमेट्री से भी सिखा सकता हूँ। अच्छा रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आपने याद भी कर लिया, और जो आपने रिजल्ट याद किया है उससे तो अपने एक्सरसाइज बन के सवाल भी बन जाएंगे और इवन आईआईटी वाले सवाल भी बन जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं आपको यही वाली चीज़ एक तरीके से और भी सिखा सकता हूँ। तो सुनो, ये जो ए लिखा हुआ है ना, उसको तुम सम सी टाइम्स कॉस थीटा लिख दो, और ये जो बी लिखा हुआ है ना, इसको तुम कुछ सी टाइम्स साइन थीटा लिख लो, और इससे हमारा जो करंट है उसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, ए को क्या लिख दिया, सी टाइम्स साइन ओमेगा टी, तो ठीक है, ए को मैंने लिख दिया सी टाइम्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां पर आ गया, प्लस बी को मैंने लिख दिया सी टाइम्स, तो मेरे पास आ गया करंट इज इक्वल्स टू सी को बाहर निकाल लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, आई थिंक इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ये टर्न आउट हो गए एक इकलौते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है और इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, एक ही बात है, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, और मुझे फायदा क्या हुआ कि यहां पर ऑब्वियस बात है कि ना यार ना अलग अलग फंक्शन थे, यहां पर सिर्फ हो सिर्फ एक फंक्शन बन गया, समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और इस तरह के एक्सप्रेशन का तो हम लोगों ने आरएमएस याद ही कर रखा है,
अरे प्यारे बच्चों, क्या याद कर रखा है? समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का आरएमएस वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा तक कितना आता है? आप बोलोगे सर जो पीक वैल्यू है दैट डिवाइड बाय √2। लेकिन सर हम आंसर सी की टर्म में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सी तो आपने अज्यूम किया है, सी तो आपने अज्यूम किया है ना। और अगर सी अगर सर आपने अगर अज्यूम किया तो सी की टर्म्स में आप आंसर तो नहीं छोड़ सकते। तो एक काम करता हूँ, सी को मैं लिख सकता हूँ, बेटा देखना दोनों को ऐड करना स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं उसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर। तो जहां कहीं सी लिखा है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो बेटा, उस टर्म्स में आंसर आ गया जिन टर्म्स में आपको आंसर चाहिए था। तो जैसा आपको पसंद हो वैसे करो, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री थी, बाकी मुझे लग रहा है कि वो इंटीग्रेशन वगैरह भी आपको आसान लगा होगा, खास तौर से बेटा, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ना, उनका इंटीग्रेशन तो आपका 0 बन ही गया था, क्योंकि पूरे के पूरे 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा तक ऐसे इवन नंबर ऑफ साइकिल्स बन रहे थे। ऐसे जितना ऊपर जाता उतना नीचे आता है, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, उस कारण से इंटीग्रेशन का 0 आ जाया करता था। तो इस कारण से हमारा काम आसानी से बन रहा था, ठीक है। आगे चले, चलिए एक सवाल और करते हैं बेटा। एक सवाल और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास किसी तार के अंदर करंट है I इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये करंट है। फाइंड IRMS। ऑफ कोर्स टाइम इंटरवल बेटा कौन सा लेंगे? 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा तक, ठीक है। चलिए अगर मुझे RMS वैल्यू निकालनी है, वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल, दैट इज रूट ऑफ इंटीग्रेशन I स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऑफ कोर्स फ्रॉम 0 to 2 पाई ओमेगा, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। जो डिनोमिनेटर है वो हम बड़े आराम से लिख देंगे, ये लीजिए। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर निकालना बचा है, निकालते हैं। ऑफ कोर्स हल्की फुल्की मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर डी टी चाहिए मुझे। अभी करता हूं बेटा, I स्क्वायर स्क्वायर करना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 2ab सही क्या अपन, दिस होल मल्टीप्लाई विद डी टी। चलिए इसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, तो ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर समथिंग कैन रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस ए बी 2 साइन सी साइन डी। बड़ा हल्का फुल्का फॉर्मूला आपको शायद हल्का फुल्का बड़ा याद भी होगा। जैसे आपके पास 2 साइन सी साइन बी, याद कीजिए आपके पास कॉस सी प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था?
हाँ बेटा, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या था? आई थिंक आपके पास फॉर्मूला था कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी। इसी तरह से आपके पास कॉस सी माइनस डी का क्या फॉर्मूला था? तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला था कॉस सी कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी। अगर आपको 2 साइन सी साइन डी चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी इक्वल टू कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। चेक कर सकते हो बेटा इस तरह से। तो अगर आपके पास 2 साइन सी साइन डी है तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस सी माइनस डी, तो सिर्फ थीटा बच जाएगा, माइनस कॉस सी प्लस टी दैट इज 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, ये पूरा इंटू डी टी। घबराने वाले कोई बात नहीं है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है क्योंकि मोस्टली इसके अंदर साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं। अब देखना ये 1 इंटू डी टी है, इसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे। cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का अगर इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक, तो मैं करके दिखा चुका हूं तुम लोगों को कि बेटा वो तो आपका 0 ही आएगा, मत लिखो इसे। अगेन cos 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा अपने आप में एक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक अगर इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है? एरिया अंडर द कर्व, जितना एरिया ऊपर आएगा उतना एरिया नीचे आएगा, ठीक है। तो पूरे साइकिल में इसका एरिया अंडर द कर्व भी 0 आएगा, तो इसे भी करने की जरूरत नहीं है। cos थीटा कांस्टेंट है, इसमें टाइम नहीं है, तो ए भी कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है, ये तो सारे इंटीग्रेशन से बाहर देंगे, सिर्फ dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन t कर देंगे, उसकी चिंता नहीं है। ये वाले फिर से टाइम वाली टर्म आ गई, cos ऑफ समथिंग t, अरे बेटा cos ऑफ समथिंग समथिंग 2 ओमेगा टी, फिर से आपके बेटा पूरे के पूरे इस तरह के साइनोसॉइडल लूप बनेंगे, वो भी 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा तक। तो आप जानते हो कि जितना एरिया ऊपर आएगा उतना एरिया नीचे आएगा, इसका एरिया भी 0 आएगा। करके देखना चाहो करके देख लो, मैंने आपको करके दिखा भी रखा है कि हमने इंटीग्रेशन करके दिखाया, आपको चाहो तो वापस से करके देख सकते हो, हमारा तो टाइम बच रहा है, हमने ऐसे कर ली। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया a² डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस b² इंटू डी टी इंटीग्रेशन t प्लस ab बाहर, cos थीटा भी कांस्टेंट है बाहर, सिर्फ dt बचा उसका इंटीग्रेशन t। t की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है? 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक। तो चलिए बेटा a² बाहर निकाल लो, b² बाहर निकाल लो, ab cos थीटा भी बाहर निकाल लो, t की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। लिमिट लगाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0। और हमारे पास RMS की वैल्यू आ गई, कितनी प्यारी सी वैल्यू आ गई, दैट इज रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस ab। ओहो cos थीटा रह गया, प्लस ab cos थीटा, ओमेगा टी नहीं है, cos थीटा है, थीटा सवाल के अंदर गिवन था, थीटा सवाल के अंदर गिवन था। ये हमारा आंसर आ गया, अच्छा आंसर है, चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। हालांकि मैं इतनी सारी बातें बेटा याद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन कोई बच्चा कहते कि सर बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन लग रही है मेरे को, तो अरे यार वैसे तो इससे बेटर इंटीग्रेशन है तो मैथ से पढ़ते हो, ये तो बहुत ही ट्रिवियल है आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है तो आपके लिए, मेरे को जरूर टफ लगती है लेकिन आपको जरूर लगेगी, ठीक है। तो आप इससे लिख सकते हो बेटा, देखना a/√2 का होल स्क्वायर प्लस b/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a/√2 b/√2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। चेक करो ना, वही लिखा है। सर ऐसा लिखने से क्या फायदा है? बेटा ऐसा लिखने से ये फायदा है कि अगर मैं इसे अलग करंट मानूं और अगर इसे अलग करंट मानूं तो इसके RMS की वैल्यू होगी a/√2, इसके RMS की वैल्यू होगी b/√2। तो अगर मैंने इसको I1 करंट मान लिया, अगर मैंने इसे I2 करंट मान लिया, तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं
कि पूरे के पूरे सिस्टम की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो होगी पहले वाले करंट के आरएमएस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के आरएमएस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वाले का आरएमएस दूसरे वाले का आरएमएस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा रिजल्ट है बेटा, याद रखोगे तो हो सकता है कि जितनी सारी कैलकुलेशन मैंने की है उस कैलकुलेशन से तुम बच जाओ, ना भी याद रखो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, खुद कर लेना। लेकिन इस पर IIT JEE एडवांस में भी सवाल पूछ रखा है, मेन में भी आ रखा है, याद ही कर लो यार, ठीक है। ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि है ना बहुत ही बेसिक से इंटीग्रेशन थे। मुझे तो इवन ये वाला फॉर्मूला भी नहीं आता तो मैंने डिराइव किया इसको, है ना। मेरे को तो फिर भी बातें कम याद रहती है तो मैं ऐसे लॉजिक से काम चला लेता हूँ, लेकिन इट डजेंट मीन कि ना आपको भी हर बार लॉजिक लगाना हो। आप ना कई बातें जो याद रख रखिए उससे काम चला सकते हैं। मेरे को चीज़ें कम याद रहती है तो मैं तो लॉजिक से काम चला लेता हूँ, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। कल पढ़ते हैं। आप EMI की सारी शीट निपटाओ, उसकी एक्स्ट्रा एज भी करना स्टार्ट कर दो, और अल्टरनेटिंग करंट अपन कल से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।